से समझना पड़ेगा कि आजादी के पूर्व भारत की वैचारिक मुख्यधारा क्या थी और आजादी सन 47 के बाद भारत की वैचारिक मुख्यधारा किस दिशा में चली गई। इन दोनों बातों को बहुत गंभीरता से समझकर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेतृत्व ने और भारतीय जनता पार्टी के जिले के नेतृत्व ने यह तय किया कि प्रत्येक मंडल स्तर पर इस प्रकार की कार्यशालाएं आयोजित की जाए। इसके पीछे भाव क्या? इसके पीछे का भाव भी हमको गंभीरता से इसलिए समझना पड़ेगा कि एक मंडल में यदि 100 व्यक्ति अपेक्षित हैं, उनको ही इस पूरे मंडल में बौद्धिक स्तर पर उनको फेस करना है। हम में से ही हो सकता है मैं आज यहाँ हूं, लेकिन आप जो बैठे हैं इनमें से ही प्रशिक्षित होकर पूरे जिले का, प्रदेश का और देश में भी जाकर बौद्धिक स्तर पर अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। इसलिए बहुत गंभीरता से एक एक विषय को समझना। 2 दिन तक 10 विषय, मेरा विषय भारत की वैचारिक मुख्यधारा, हमारी विचारधारा। भारत में अगर देखा जाए तो 5 तरह की विचारधाराएं वर्तमान में चल रही हैं। समाजवादी, परिवारवादी, और ये समाजवादी और परिवारवादी विचारधाराओं की मैं इसलिए बात करूंगा कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा हम इन्हीं बातों को फेस करना पड़ रहा है। परिवारवादी हो गया, समाजवादी हो गया, पूंजीवादी हो गया। पूंजीवाद भी उसको डीपली हमको समझना पड़ेगा। और उसके बाद यदि एक विचारधारा बचती है तो होती राष्ट्रवाद। इन सब विचारधाराओं को समझकर हम ये देखें कि इस देश में कितने राजनीतिक संगठन हैं। अगर हम पूरे देश के मानचित्र को सामने रखकर देखें तो हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और शिवसेना, ये ऐसे राजनीतिक संगठन हैं कि इनकी विचारधाराओं को यदि हम समझें तो इनकी विचारधाराओं ने इन संगठनों का ही नुकसान कर दिया। जैसे अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना आदर्श माना, और जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को समाजवादी पार्टी ने आदर्श माना तो राम मनोहर लोहिया का चिंतन जो था समाज के लिए, वो समाज के अंतिम पंक्ति वाला था, समाज की भलाई वाला था। लेकिन क्या देखते हैं, समाजवादी पार्टी ने एक समाज को लेकर आगे बढ़े। हम उत्तर प्रदेश की घटना देख लें, मूल एक समाज को लेकर आगे बढ़े और उस संगठन का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। ये विचारधारा। अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने भी मान्यवर कांशीराम जी को अपना प्रमुख नेता माना और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुए। कांशीराम जी का जीवन परिचय यदि हम पढ़ेंगे तो उन्होंने समाज के लिए इस देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे, इस देश के पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में वो सुशोभित थे। तब जाकर उनको भारत का संविधान बनाने का न्योता मिला और उन्होंने संविधान बनाया। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। जितनी भी डिग्रियां, जब मैंने उनका जीवन परिचय पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो मुझे ही नहीं पता इतनी डिग्रियां, कागज पे लिखो तो पूरा पेज फुल हो जाएगा। लेकिन विचारधारा उनकी उनसे मेल नहीं खाई और बसपा की हालत आज देख लो, नाम लेने वाला नहीं है। हाल ही में पिछले वर्ष का उदाहरण है, कांग्रेस से हमने भारतीय जनता पार्टी ने आमने सामने की टक्कर, लेकिन कांग्रेस को पूरे देश के अंदर मुंह की क्यों खाली पड़ी, इसको समझना पड़ेगा। व्यक्ति की पहचान, संगठन की पहचान उसकी वैचारिक धारा से होती है। आज अगर आप लोग जुड़े हो
तो भारतीय जनता पार्टी के झंडे को या चित्रों को देखकर नहीं जोड़ो। इन चित्रों के अंदर जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर आज हम भारतीय जनता पार्टी की साफी डाल रहे हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी के बैनर के नीचे बैठे हैं। तो कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस की जो विचारधारा थी, कांग्रेस ने इस देश के अंदर, हमने इतिहास में ये पढ़ा है कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी को अपना आराध्य माना, लेकिन महात्मा गांधी ने सन 47 में इस देश की आजादी के बाद कांग्रेस के सभी नेताओं से एक बात बोली कि ये जो कांग्रेस संगठन है, ये संगठन केवल राजनीतिक संगठन नहीं है, ये इस देश को आजादी दिलाने के लिए एक संगठन बना था, इसलिए इसको भंग कर देना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? उस वैचारिक विचारधारा की हत्या हुई। यदि कांग्रेस उस वैचारिक विचारधारा की हत्या नहीं करती तो आज देश का सबसे बड़े संगठन के रूप में कांग्रेस खड़ी रहती, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी के उन विचारों को आत्मसात नहीं किया। इसलिए आज हम देख लें कि कांग्रेस का स्थान कहां है। कल हैदराबाद में चुनाव हुए, वो हैदराबाद के चुनाव को देख लो, कांग्रेस कहां थी और कहां है। और भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीट थी, 2 से 46-47 पे हम पहुंचे। हमने कितना विरोध किया। अब इसके बाद एक संगठन और आता है, शिवसेना, क्योंकि वैचारिक विचारधारा की बात करेंगे और वैचारिक विचारधारा को समझने के लिए ही आज हमें को ये विषय दिया गया। शिवसेना ने वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप को माना था। शिवसेना का गठन में बाल ठाकरे का महत्वपूर्ण योगदान, उसके जनक वही थे। लेकिन उनसे महाराष्ट्र के अंदर लोग क्यों जुड़े? क्योंकि उनकी एक विचारधारा था। उस विचारधारा को जब उन्होंने देखा तो उनकी वैचारिक विचारधारा को समझने में पता चला कि हिंदुत्व के लिए काम करने वाला ये ऐसा संगठन है जो कि महाराष्ट्र में यदि विषम परिस्थिति कभी आती है तो वहां हिंदू के साथ खड़ा होगा। वैचारिक परिस्थिति के कारण वहां के हिंदुओं ने उनको, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन में एक बार सरकार बनाई हो, लेकिन छोटे भाई और बड़े भाई के रूप में उनको देखा जाता था महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन हमने गत वर्ष ये देखा कि सत्ता के लोभ में, सत्ता के लालच में उन लोगों ने जिनकी विचारधारा से वहां का हिंदू परिवार, हिंदू वोटर उनसे प्रभावित होकर उनसे जुड़ा था, हुआ क्या? जिनको वो फेस करके अपने आप को आगे बढ़ाते थे, उनके साथ उनको गठबंधन करना पड़ा। ये लोभ, मोह और लालच काय का? सत्ता का। सत्ता के लोभ, मोह और लालच में उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। ये उनकी वैचारिक विचारधारा ऐसी थी कि आज पूरे देश में, अब अगली बार देखना, कोई व्यक्ति पे विश्वास नहीं करेगा। विश्वास कब पैदा होता है? अंतिम हमारा एक संगठन बचा, भारतीय जनता पार्टी। अब हम भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जनक कौन? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी। दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के जनक तो वही थे। और एकात्म मानववाद को जब हम समझते हैं तो उस एकात्म मानववाद में यह पता चलता है कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता कर ली जाए तो कभी अपने को भटकने की आवश्यकता नहीं लगेगी। वो राजनीतिक संगठन जिसने समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति की चिंता की, वो हमेशा भलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। और हमने उस विचारधारा का हमने इसलिए परीक्षित किया क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा उदाहरण है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार इस देश के अंदर बनी तो हमने विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। वैचारिक जो हमारा आदान प्रदान का सिस्टम था उससे हमने कभी समझौता नहीं किया। हमारी मुख्य धारा वैचारिक, और उस मुख्य धारा में आकर ही हमने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि हम समझौता नहीं करेंगे। हमको उस समय सांसदों की आवश्यकता थी, लेकिन हमने समझौता नहीं किया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय बोला था कि ऐसी सरकार को तो मैं चिमटे से भी पसंद
हाथ लगाना पसंद नहीं करूंगा जो हमारी विचारधारा के विपरीत हो। हमारी विचारधारा के विपरीत आज भारतीय जनता पार्टी को यहां बैठे जितने लोग हैं, अगर हम प्रश्न करें कि माननीय मंडल अध्यक्ष जी हो, महामंत्री जी हो, जिले के पदाधिकारी हो, मंडल के पदाधिकारी, आप विचारधारा से जुड़े हैं, आप क्या समझते हैं? जनता की आप पे निगाह रहती है,